webinar in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. As you all are aware that non-resident taxation is a tricky subject around the globe, और पाकिस्तान में भी इसमें कोई ज़्यादा आसानी नहीं है. And most of my fraternity, most of my diaspora, they always feel very uncomfortable about filing their tax returns. Usually we do this webinar through ICAP, but due to some legal issues because of elections, ICAP cannot do it because मेरे सारे दोस्तों का और जितने भी आपकी जो फरमाइश आ रही थी वो ये थी कि तोला साहब आप खुद करें, तो इसलिए मैंने फिर यही सोचा और इलेक्शन कमेटी को हमने बोला था तो उन्होंने मना किया था कि आप नॉट एज अ स्पीकर पैनलिस्ट भी आप नहीं आ सकते, तो इसलिए फिर हमने ये तोला एसोसिएट के बैनर्स पे हमने ये शुरू किया. और आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू आसिफ हारून साहब कि उन्होंने भी ज्वाइन किया है हमें. आसिफ इज अ वेरी टावरिंग पर्सनालिटी एज फार एज टैक्स इज कंसर्न्ड एंड माशाल्लाह ही इज a partner taxation in PwC आपके AF Ferguson. तो पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ और उस प्रेजेंटेशन के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि क्या नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के डायनामिक्स क्या हैं, जो कि हमने पहले भी आपको बताए हैं और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे ढकी छुपी है. मगर अगर हम देखेंगे इसको तो काफी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको देखनी पड़ती है एवरी ईयर, और हम इसको आपको सिर्फ रिफ्रेश कर रहे हैं और अपडेट करना चाहते हैं इसमें ताकि आपको एक आसानी हो जाए. और यही चीज मैं इसको आपको आज बावर कराना चाह रहा हूँ. मेरे साथ मोहम्मद फुरकान है जो कि आज के हमारे मॉडरेटर है. हम सबसे पहले इसमें आपको इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज नॉन रेसिडेंट एज पर पाकिस्तानी लॉ एंड वेरियस डेफिनेशंस रिलेटेड टू नॉन रेसिडेंट, कि नॉन रेसिडेंट क्या है, उनकी वेरियस कैटेगरीज और डेफिनेशंस क्या है, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं. दूसरा हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम किसको हम कहते हैं. तीसरा ये है कि उनकी टैक्सेशन क्या होगी, और चौथी फाइलिंग रिक्वायरमेंट. फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड रेट ऑफ टैक्सेशन मोस्टली ये हमारे, मैंने कहा कि ये बड़े इमिनेंट प्रोफेशनल हैं आसिफ हारून साहब, उसको वो कवरेज देंगे और मैं आपको पहली तीन चीजों को मैं आपको बताऊंगा और फाइलिंग रिक्वायरमेंट का भी मैं छोटा सा एक कवर कर लूंगा अपने तरफ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जब हम देखते हैं इंडिविजुअल की डेफिनेशन के सेक्शन 82 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये हमें बताता है वो इज अ रेसिडेंट टैक्स पेयर. सबसे पहले तो वो टैक्स पेयर जिसने 183 दिन पाकिस्तान में इससे ज्यादा गुजारे, ही इज अ रेसिडेंट टैक्स पेयर. ये अभी डेफिनेशन चेंज हुई है दिस फाइनेंस एक्ट के अंदर. इससे पहले की जो डेफिनेशन थी वो नीचे बॉक्स में हमने आपको दी है. और अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, बाहर पोस्टेड है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, अगर अब्रॉड पोस्टेड है, जैसे कि बहुत सारे आपके एम्बेसडर्स होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान से बाहर पोस्टेड होते हैं, पुलिस सर्विसेज में होते हैं, यूएन की पोस्टिंग्स में होते हैं, और जहां जहां पोस्टेड होते हैं उनको हम वही फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं जो कि बाहर पोस्टेड होते हैं. और वो पाकिस्तान, चाहे वो यूके में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, उनकी सर्विस पाकिस्तान में ट्रीट की जाती है और पाकिस्तानी टैक्स लॉस के हिसाब से उनको टैक्सेशन देना पड़ता है. जो पहले, इससे पहले जो आज तक इस रिटर्न के अंदर जो आपका टैक्स रिटर्न जाएगा उसकी डेफिनेशन आपकी ये प्रिवेल होगी जो मैंने नीचे बॉक्स में दिखाई है कि 120 दिन अगर आप पाकिस्तान में रहे हैं और 120 दिन के बाद अगर आप पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में रहे हैं तो आप रेसिडेंट तस्वर होंगे. यानी अगर फर्ज करें 119 दिन इस साल में है और आप भले पिछले 4 सालों में 365 दिन भी हैं तो आप नॉन रेसिडेंट होंगे. अगर इस साल आप 121 दिन है और पिछले 4 सालों में 365 दिन आपके नहीं बनते तो भी आप नॉन रेसिडेंट होंगे. मगर 183 दिन का अगर आपने हदफ पूरा कर लिया और उससे ज्यादा अगर कहीं आपके हो गए तो आप रेसिडेंट तस्वुर किए जाएंगे, चाहे इस साल में हो या आइंदा आने वाले सालों में से. नेक्स्ट स्लाइड. कंपनी की जो नॉन रेसिडेंट की डेफिनेशन नहीं है वो रेसिडेंट की डेफिनेशन ही है. और वह रेसिडेंट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप फर्ज करें एक कंपनी है और अगर आप पाकिस्तानी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं, आपके पूरे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इन पाकिस्तान,
एट एनी टाइम इन द ईयर, ये नहीं है पूरे साल के लिए हो, या तो पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट अगर है इन पाकिस्तान, तो वो कंपनी रेसिडेंट कंपनी कहलाती है। इसी तरीके से एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको भी अगर हम देखेंगे सेक्शन 84, ये कहता है कि रेसिडेंट एओपी या जो पार्टनरशिप जिसको हम उरूफ आम में कहते हैं, वो रेसिडेंट वो होगा जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसका जितना भी है वो सिचुएटेड पाकिस्तान में होली या पार्टली हो एट एनी टाइम इन द ईयर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, सैलरी की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ सैलरी इनकम क्या होगी? A salary is a salary income which is received by a person from an employment exercise in Pakistan wherever it is paid। यानी कि अगर फर्ज करें आपकी सैलरी इनकम अराइज हो रही है पाकिस्तान में, और अगर आप पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं और अगर आपको यूएई में वो पेमेंट मिल रही है तो स्टिल वो पाकिस्तानी सैलरी डीम्ड होगी। और अगर फर्ज करें आप कोई कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो वो कंसल्टेंसी जिसको हम बिजनेस इनकम भी कहेंगे या कंसल्टेंसी की अगर इनकम फ्रॉम सर्विसेज कहेंगे, तो वो सर्विसेज इनकम अगर आपकी एक्सपोर्टेबल सर्विसेज है तो वो एक्सपोर्ट के ज़मरे में आती है। अगर फर्ज करें जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके इंडिविजुअल की जो डेफिनेशन जो थी रेसिडेंट की, उसमें अगर ये सैलरी पे हो रही है आपको ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, आप जहां पर भी अगर हो दुनिया में किसी भी खत्ते में फेडरल गवर्नमेंट के लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी वो पाकिस्तान की इनकम को ट्रीट की जाएगी और एज पर पाकिस्तानी लॉ आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस इनकम के लिए भी हमने आपको यहाँ डिफाइन किया है कि बिजनेस इनकम एक रेसिडेंट की वो होती है जो आपकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम हो टू द एक्सटेंट जो आपने पाकिस्तान में कोई बिजनेस करने के बाद रिसीव की हो। अगर बाहर आप बिजनेस करते हैं और बाहर से अगर आपने कोई इनकम रिसीव की है तो वो पाकिस्तानी सोर्स तो नहीं होगी बट पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। इसमें हम आगे की तरफ आपकी तरफ आएंगे। आप डिस्पोजल ऑफ एनी एसेट और प्रॉपर्टी, अगर आप कहीं कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और इस पे जो गेन एंड डिस्पोजल अगर आता है वो अगर आप फर्ज करें पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है और पाकिस्तान के बिजनेस में यूज हो रही है, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ पाकिस्तानी सोर्स इनकम, चाहे वो प्रॉपर्टी कहीं भी हो। और अगर बिजनेस पाकिस्तान में आपका चल रहा है और वो पाकिस्तान के बिजनेस की वजह से जो इनकम रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं वो आपको सोर्स आपको पाकिस्तान में सोर्स इनकम में डिवाइड हो जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। डिविडेंड इनकम भी वही होगी कि अगर एक कोई रेसिडेंट कंपनी आपको पाकिस्तान में ऑपरेशन के बाद डिविडेंड दे रही है और वो पाकिस्तानी सोर्स इनकम से है तो वो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ डिविडेंड इनकम आपकी मानी जाएगी। इस तरीके से प्रॉफिट ऑन डेट को अगर हम देखें तो प्रॉफिट ऑन डेट इज सच सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम पाकिस्तान इफ इट इज पेड बाय अ रेसिडेंट पर्सन। सपोज करें अगर आपने कोई लोकल बैंक में डिपॉजिट रखी है और वो लोकल बैंक आपको अपनी डिपॉजिट के ऊपर आपको प्रॉफिट ऑन डेट दे रहा है या प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट दे रहा है, तो इट इज पेड बाय अ रेसिडेंट पर्सन और बॉन्ड बाय अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। कोई फॉरेन बैंक अगर है जिसकी पाकिस्तान में अगर कोई रेसिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता, अगर वो फर्ज करें आपको देता है, तो वो अगर पाकिस्तान के एक्सपेंसेस को चार्ज हो रहा है और उसकी एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक और लंबा सब्जेक्ट है, तो अगर पाकिस्तान में पे हो रहा है और पाकिस्तान को ही चार्ज हो रहा है तो वो भी आपकी पाकिस्तान इनकम में तस्वर की जाएगी। अगर फर्ज करें वो फॉरेन इनकम है, अगर फर्ज करें आपकी कोई एक बाहर आपकी पी है और आपकी कंपनी कोई बाहर है या बिजनेस, आप फर्ज करें मैं आपको एक पाकिस्तान फ्रेंचाइज होती है जिसका लंदन में कोई शोरूम है और लंदन में उसकी एक रिटेल आउटलेट है, अगर वहां पर वो अगर कोई लोन लेता है तो वही अगर लोन अगर वहीं पे डेट देगा और उस पर जो इनकम अगर आती है और वहीं से अगर कोई इनकम हुई तो वो पाकिस्तानी सोर्स में कंसीडर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रॉयल्टी, अगेन रॉयल्टी भी वही चीज है कि अगर रेट जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रॉयल्टी अगर रेसिडेंट पाकिस्तानी किसी पाकिस्तान को देता है तो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम होगी, अगर बाहर भी हम देते हैं किसी को तो वो भी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम होगी। इस तरीके से अगर यहाँ पर किसी की लोकल पी है नॉन रेसिडेंट की और अगर पाकिस्तान को चार्ज हो रहा है और पाकिस्तान में अगर इनकम एक्रू हुई और पाकिस्तान के एक्सपेंसेस को चार्ज हो रहा है तो वो भी रॉयल्टी जो होगी वो पाकिस्तान में ही ट्रीट की जाएगी
और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरीके से हमने पहले कंपनी के बारे में बताया था, वही चीज रॉयल्टी फॉरेन सोर्स की भी वही बेनिफिट होगी। अगर बिजनेस आउटसाइड पाकिस्तान में होगी तो उसको कोई चार्ज नहीं होगा। रेंटल इनकम अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान है और अगर उससे कोई रेंटल इनकम हो रही है, चाहे बंदा बाहर भी बैठा हुआ है, तो उसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम से ही ट्रीट की जाएगी। ये नॉर्मल केस में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे दोस्त होते हैं हमारे जिनके पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ होती हैं, घर होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, वो यहाँ पर रेंट आउट करते हैं या कमर्शियल आउटलेट्स होते हैं वो रेंट आउट करते हैं और उसकी जो रेंटल इनकम होती है इसके ऊपर ये सारी चीजें आपको काफी चीजें नजर आती हैं और वही चीजें उसी के इनकम पे हम ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पेंशन और एन्युटी। पेंशन और एन्युटी पाकिस्तान इनकम कंसीडर की जाती है इफ इट इज पेड बाय अ रेसिडेंट। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ और अगर मुझे कोई रेसिडेंट दे रहा है और यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस को चार्ज कर रहा है तो ये पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम में आपकी चार्ज होगी, चाहे आप कहीं पर भी। और इसी तरीके से अगर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है किसी नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स की भी, तो वो भी अगर पे कर रही है और एक्सपेंसेस पाकिस्तान की बुक्स पे चार्ज हो रहे हैं तो वो भी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम में ट्रीट की जाएगी। इसी तरीके से टेक्निकल फी का भी यही इसी जुमरे में आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑफशोर डिजिटल सर्विस। आपने देखा होगा कि आजकल काफी डिजिटल सर्विसेज लोग दे रहे हैं पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान में कोई डिजिटल सर्विसेज बाहर से आ रही है और अगर उसमें अगर आपको पेमेंट पाकिस्तानी रेसिडेंट टैक्स पेयर कर रहा है या अगर कोई बॉन्ड कर रहा है कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, अगर आप कोई बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं या दे रहे हैं और अगर पाकिस्तानी रेसिडेंट को या पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं और अगर पाकिस्तानी रेसिडेंट पे कर रहा है या अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे कर रहा है नॉन रेसिडेंट कंपनी का भी या नॉन रेसिडेंट पर्सन का भी, तो वो टैक्सेबल पाकिस्तान में होगा एज अ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। वो भी अगेन वही है कि अगर रेसिडेंट कंपनी का होगा तो पाकिस्तान में ये चार्ज होगा और उसमें सीएफसी के बारे में भी काफी चीजें और भी मौजूद हैं। उस टॉपिक पे मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, उस पर हम इंशाल्लाह कभी आपके साथ एक सेपरेट प्रेजेंटेशन करेंगे जो हमने ICAP में भी मैंने और आसिफ साहब ने की है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर फर्ज करें मैं इंश्योरेंस प्रीमियम देता हूँ, किसी कोई बाहर से कोई कंपनी आती है उससे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे देखिए पाकिस्तान में काफी ब्रोकरेज हाउसेज अब आते हैं या बहुत सारी री इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं जिनको हम री इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो वो भी जो अगर वो पाकिस्तान सोर्स से लेते हैं तो पाकिस्तानी सोर्स इनकम है। अगर कोई अमाउंट, अगर इन चीजों को जो मैंने आपको कवर किए अगर इसके अलावा भी कोई अमाउंट है जो कि रेसिडेंट पाकिस्तानी पे करता है आपको, जो सारी इन चीजों में डेफिनेशन में कवर नहीं हुई है और अगर वो भी है तो मैं समझता हूँ वो भी रेसिडेंट पाकिस्तानी रेसिडेंट इनकम सोर्स में आपको दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रेसिडेंट पर्सन के दो जुमरे आते हैं, एक आपका पाकिस्तानी जो आपका है रेसिडेंट पर्सन कौन है, पाकिस्तानी, जो कि जिसको मैंने बताया 183 दिन इस साल के हिसाब से होने चाहिए, पिछले सालों के हिसाब से जो एक डेफिनेशन थी 120 दिन की और 365 दिन वाली जो हमने डिस्कस की आपके साथ, और आने वाले सालों में सिर्फ 183 दिन है जो ओल्ड मॉडल हमारा था उसको हमने दोबारा इम्बेड कर दिया लॉ में। तो जो रेसिडेंट पर्सन पाकिस्तानी होगा उसको पूरी दुनिया की जो टोटल इनकम वर्ल्ड इनकम आएगी इसके ऊपर आपको टैक्सेशन, आपको वर्ल्ड इनकम दिखानी पड़ेगी और जो बाहर आप टैक्सेस देते हैं वो हम आपको मिना कर देते हैं यहाँ पर, यानी कि इसको डिडक्शन आपको अवेलेबल होती है टू द एक्सटेंट के जो आपके लोकल टैक्सेस से बराबर हो जाए, यानी नॉट मोर देन दैट, तो वो हम इसको रिकैरेक्टराइज करके इसको कर देते हैं। ये सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म रेसिडेंट, सेक्शन 50 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको कहता है हु इज अ शॉर्ट टर्म रेसिडेंट। एक तो होता है फुल टाइम रेसिडेंट हो गया, एक शॉर्ट टर्म रेसिडेंट की एक कैविएट को डेवलप किया गया है, एक स्कीम को डेवलप की गई है, बट हु इज अ शॉर्ट टर्म रेसिडेंट, ही इज अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल सोली बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ एक अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर कोई फॉरेनर आ जाता है और वो अपने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ रह रहा होता है, एक तो वो हो गया है हु इज
present in Pakistan for a period not exceeding 3 years. इन 3 साल से ज्यादा का अर्सा हो जाएगा तो फिर वो भी रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट के डेफिनेशन में आएगा, शॉर्ट रेसिडेंट के डेफिनेशन से निकल जाएगा। अच्छा, अगर फर्ज करें अगर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है विच इज नॉट ब्रॉट टू पाकिस्तान और रिसीव्ड इन पाकिस्तान, वही शॉर्ट टर्म रेसिडेंस की डेफिनेशन में अगर उसकी कोई फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है जो कि वो पाकिस्तान में ना ला रहा है ना वो रिसीव कर रहा है, मगर वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रेसिडेंट को अवेलेबल है, it shall also be exempted, and it is exempted from the taxation in Pakistan. Returning expatriates, section 51 subsection 1. अगर आप returning expatriate हैं, if you are a citizen of Pakistan under Citizens Act 1952, or you are not a resident in any of the past preceding 4 years, और अब आप आके रेसिडेंट बनते हो, अगर आपकी कोई भी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हैं, वो 2 सालों तक आपको उस पर टैक्स नहीं होगा। ये आपके लिए खुशखबरी है अगर आप इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छे वक्तों में वापस आएंगे, और वो अच्छे वक्त आने वाले। दूसरा ये है कि अगर सैलरी इनकम अर्न्ड आउटसाइड पाकिस्तान ड्यूरिंग अ ईयर बाय सिटीजन लिविंग पाकिस्तान, अगर आप फर्ज करें पाकिस्तान में रह रहे हैं और अगर आपकी कोई सैलरी इनकम थी जो पाकिस्तान में आपने, पाकिस्तान से बाहर आपने की और अब आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो वो इनकम आपकी जो होगी वो आपको टैक्स नहीं होगी, दैट विल बी एग्जैम्प्ट। और आपका जो नॉन रेसिडेंट पर्सन है, ये आप ये याद रखें 11.5 का मैंने आपको ये सारी डिटेलें बताई हैं। अब 11.6 की बात आ रही है हमारे पास कि 11.6 में नॉन रेसिडेंट पर्सन है, उसको सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स पे ही टैक्स देना है। जो हमने पीछे डेफिनेशंस आपको बताई हैं, उन डेफिनेशंस के लाइट में अगर आपकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम है, उसी को आपने देना है 11.6 में। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक हमने मैट्रिक्स आपके लिए बनाया है कि रेसिडेंट के हिसाब से हमने शुरू के 6 क्लासिफिकेशन दिए हैं और नॉन रेसिडेंट के हिसाब से 6 क्लासिफिकेशन दिए, और हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है या क्या जरूरत नहीं है। अगर फर्ज करें आप रेसिडेंट है, अब आपकी कोई एसेट्स पाकिस्तान में या आउटसाइड पाकिस्तान मौजूद हैं, आप रेसिडेंट हैं, आपकी एसेट्स, दूसरा कॉलम है अगर आपकी एसेट्स इनसाइड और आउटसाइड पाकिस्तान है। दूसरा ये आपके पास कोई पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट फाइल करना है? आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना है और आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। रिटर्न ऑफ इनकम आपका है 114 सेक्शन और वेल्थ स्टेटमेंट है आपको 116 सेक्शन। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं, रेसिडेंट अगर आप हैं, अगर आपकी एसेट पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ आउटसाइड पाकिस्तान में है और आपके पास कोई पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपको फिर अगेन वही 2 स्टेटमेंट 114 और 116 के स्टेटमेंट फाइल करने मस्ट है। अगर आप फर्ज करें आप रेसिडेंट हैं, अगर आपके पास कोई एसेट नहीं है, अगर आपके पास कोई पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और अगर आपके पास एनटीएन है, अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि आपके पास एनटीएन है एंड यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ ATL, जिसको हम पहले नॉन फाइलर फाइलर कहते थे, अब हम उसको कहते हैं एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में जो नाम है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ATL वाले जितने भी लोग हैं, अगर उनको ATL है उनके पास, तो उनके पास अगर कोई एसेट नहीं भी और उनकी कोई इनकम नहीं है, तो भी इनको इनकम रिटर्न और सेल्स वेल्थ टैक्स भरना है। अगर रेसिडेंट है और आउटसाइड इसकी एसेट्स है और पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, अगेन वही 2 स्टेटमेंट फाइल करना है। अगर रेसिडेंट है और उसके पास कोई भी एसेट नहीं है मगर उसकी इनकम है, तो भी आपको दोनों स्टेटमेंट फाइल करने हैं, बिला शुबा वेल्थ स्टेटमेंट आपका नील में चला जाए। अब आप नॉन रेसिडेंट हो और अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर इनकम है, एसेट्स हैं और इनकम नहीं है, आपको कोई फाइलिंग की जरूरत नहीं है। एक मिसनोमर है जो लोग गलती से फाइल कर देते हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े केसेस हुए और बड़े बड़े विक्टिम्स गुजरे हैं इसके अंदर, मैं नाम लेना नहीं चाहूँ। नॉन रेसिडेंट अगर आप हैं और आपकी पाकिस्तान से बाहर एसेट्स हैं और पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपको फिर भी कोई फाइलिंग की जरूरत नहीं है। अगर नॉन रेसिडेंट है आपको और अगर आपकी फर्ज करें कोई एसेट्स पाकिस्तान या बाहर नहीं है और आपकी कोई इनकम नहीं है पाकिस्तान में, फिर भी आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है।
अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान में आपकी एसेट्स हैं, अब यहाँ आप तवज्जो तलब है आप लोगों के लिए, और अगर आप पाकिस्तान की इनकम है तो भी आपको सिर्फ रिटर्न और इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तानी सोर्स भरना है। आपको फॉरेन सोर्स नहीं दिखानी है, ना आपको वेल्थ स्टेटमेंट दिखाना है, इवन ऑफ पाकिस्तानी एसेट्स। पाकिस्तानी एसेट्स के भी आपको कोई रिटर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्ज करें आप नॉन रेसिडेंट हैं और आपकी पाकिस्तान से बाहर इनकम है, एसेट्स हैं और पाकिस्तान में इनकम है, तो सिर्फ आपको पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम का रिटर्न फाइल करना है। एसेट स्टेटमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड पाकिस्तान भरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं और आपके पास कोई एसेट्स नहीं है, ना बाहर है ना यहाँ है, और अगर आप सिर्फ में पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है, so you should file only and only Pakistan source of income of return under section 114 of the income tax ordinance 2001. Moreover, एक लास्ट ईयर से एक और 2-3 सालों से एक हमारे पास एक नई चीज हमने शुरू की जब से हमने एमनेस्टी दी थी कि if your total income, foreign income exceeds 10,000 or more, sorry, exceeds नहीं 10,000 or more in a tax year, you have to file your declaration if you are a resident person, not for a non-resident person. Please mark my words. You have to be very clear. It is only for a resident. अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं, $10,000 या इससे ज्यादा की आपकी इनकम है उस साल में, तो you have to file a statement which is given in section 116A of the income tax ordinance 2001. तो ये एक मैट्रिक्स है, ये आप याद कर लें और इंशाल्लाह कभी आप मार नहीं खाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। रिटर्न ऑफ इनकम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या है। नॉन रेसिडेंट का सिर्फ आपको वेल्थ स्टेटमेंट इन एनी केस आपको नहीं भरना, और अगर पाकिस्तानी सोर्स है तो ओनली एंड ओनली आपको सेक्शन 114 115 के हिसाब से व्हाट एवर एंड वेयर एवर यू फॉल यू हैव टू फाइल अ रिटर्न। वेल्थ स्टेटमेंट नॉन रेसिडेंट को फाइल करने की जरूरत नहीं है। बस आपको वर्ल्ड एसेट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ अगर आपने कंप्लीट ओपिनियन आप हमसे ले सकते हैं, आसिफ साहब से भी ले सकते हैं, यहाँ भी सवाल जवाब भी हो सकते हैं, तो ऐसा मसला नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 116 का जो स्टेटमेंट है मैंने आपको बता दिया है कि फॉरेन एसेट्स वैल्यूइंग नॉट लेस देन 1 लाख और इनकम आपकी $10,000 से ऊपर है तो आपने फाइल करना है, वो भी नॉन रेसिडेंट पर्सन को नहीं, only and only for resident पाकिस्तानी जो टैक्स पर्पस के रेसिडेंट है, not citizens. And with these words, I am extremely grateful to you for a patient hearing. Your questions are more than welcome. But in the meantime, पहले आसिफ हारून साहब एक अपनी presentation देंगे, and then thereafter फुरकान साहब जो हमारे moderator हैं, he will moderate the session. And let me now invite Asif Saab to kindly make his presentation. 1-2 मिनट का जरा टेक्निकल इशू कोई आ गया है, हम भी सारे मुन्ना भाई MBBS की तरह आज ऑपरेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये ऐसा वालेकुम।
आसिफ भाई स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Because of the technical, I think issue, you can't see me, but I think we can start with my presentation. First of all, thanks to Ashfaq Tola Saab for giving us the context of how the non-resident taxation regime applies in Pakistan. And in my presentation, I will try to run through all of you to the individual taxation incidents which arise on the different types of the income. Next. अशफाक साहब ने जिस तरह मेंशन किया था कि जो इंडिविजुअल्स जो हैं उसमें दो तरह की कैटेगरीज होंगी। हम पहले डिटरमिन करेंगे कि कोई इंडिविजुअल जो है वो टैक्स रेजिडेंट है या नहीं है। सो फॉर द रीजन दैट के अगर वो टैक्स रेजिडेंट है तो उसकी पूरी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है। तो पाकिस्तान में जो हम चूंकि इस वक्त अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जो नॉन रेजिडेंट जो कि इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनकी रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट अराइज होती है, जनरली जो मोस्ट कॉमन रीजंस होते हैं टैक्स फाइलिंग रिक्वायरमेंट अराइज होने के, वो मैंने मेंशन किया अपनी स्लाइड में। यानी अगर उसकी पाकिस्तान में टैक्सेबल इनकम 4 लाख से ज्यादा है, और या वो पिछले 2 साल में जो है वो अगर वो टैक्स में उसने असेसमेंट हुई है या उसकी टैक्स चार्जेबिलिटी 2 साल में आई है, ऑल्दो इस साल नील इनकम है बट उसको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर उन्होंने जो है वो थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि अगर वो आप 500 स्क्वायर यार्ड से बड़ा आपके पास लैंड है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या फ्लैट 2500 स्क्वायर फीट से बड़ा है, मगर ये दोनों जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो कंडीशन है वो नॉन रेजिडेंट्स पे अप्लाई नहीं करती। इट वुड मीन दैट के नॉन रेजिडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द टैक्स रिटर्न। अशफाक साहब, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इसलिए कि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद जी क्लियर है, आवाज क्लियर है आपकी सर। अच्छा, कुछ मैसेजेस नीचे आ रहे थे कि वो शायद मेरी आवाज क्लियर, एवरीबॉडी इज सेइंग क्लियर। अच्छा फाइन, ओके। तो इसमें जो जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के हवाले से नॉन रेजिडेंट्स को स्पेशली एक्सेप्शंस दी गई हैं कि वो जस्ट फॉर द रीजन दैट दे ओन द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, बट डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द टैक्स रिटर्न। 1000 सीसी से गाड़ी है, ये एक बहुत ही कॉमन बेसिस बन जाती है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, मगर पाकिस्तान में इस बेस पे कोई भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, बट इट इज अ वेरी कॉमन कंडीशन व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। लाइकवाइज अगर आप किसी ट्रेड बॉडी या प्रोफेशनल बॉडी या इवन ICAP या ICMA के भी अगर आप मेंबर्स हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, भले आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। बट नॉन रेजिडेंट्स को इस बेसिस पे भी इन्होंने एग्जेम्पशन दी है कि अगर आप ICAP के मेंबर्स हैं बट you are not required to file the return only on the basis that you are a member of the ICAP और ICMA और किसी क्लब के या किसी भी ट्रेड और प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं। ये बहुत ही कॉमन टिपिकल जो है सिनेरियोज हैं या सिचुएशंस हैं जहां पे आपको पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल करना है। कमिश्नर के पास पावर है कि वो किसी भी ऐसे पर्सन को रिटर्न फाइल करने का कह सकता है जो नॉर्मल कोर्स में वो रिटर्न फाइल उसको नहीं करना, बट वो किसी को भी वो टैक्स रिटर्न फाइल करने का पाकिस्तान में कह सकता है। और इसकी जो टाइमलाइन है वो बड़ी थोड़ी सी कंसर्निंग है। देखिए मतलब अगर जनरली पहले तो ये लॉ था कि पिछले 5 साल के टैक्स रिटर्न्स जो थे वो फाइल करने का वो कह सकता था, बट उन्होंने 2 साल पहले एक अमेंडमेंट की और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने पिछले 5 साल में किसी भी एक साल में भी रिटर्न फाइल नहीं, कोई एक भी रिटर्न फाइल नहीं किया उसने, और कमिश्नर समझता है कि उसको रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो वो पीछे 10 सालों के रिटर्न्स जो है वो फाइल करने का कह सकता है। लाइकवाइज अभी रिसेंटली इन्होंने इस बजट में अमेंडमेंट की है कि अगर कमिश्नर समझता है कि किसी के पास फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट्स हैं,
तो वो उसको अनलिमिटेड पीरियड, यानी लॉ की अगर वर्डिंग पढ़े तो वो इस तरह से भी ये जाहिर हो रहा है कि हो सकता है वो 20 साल या 30 साल पहले का भी रिटर्न फाइल करने का वो आपसे मांग सकता है। तो वो बेसिकली इस अमेंडमेंट का एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, बट उसकी एक मैं इसको फर्दर डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए कि वो एक थोड़ी हाइपर टेक्निकल रीजन है उसकी कि गवर्नमेंट इसकी ये क्यों इस किस्म की अमेंडमेंट लेके आई है। और हमारी नजर में ये अमेंडमेंट जो है, या ये जो कमिश्नर के पास अनलिमिटेड पीरियड या कितना भी पीछे जाके वो उसको रिटर्न फाइल करने का कहे, ये हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज सितंबर 30। और जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो जिस तरह एक्सटेंशंस बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए दी थी, और इस साल गवर्नमेंट ने शुरू से ही अनाउंस कर दिया है कि वो एक्सटेंशंस जो है वो नहीं देंगे फॉर द रीजन दैट के उन्होंने रिटर्न फॉर्म्स बहुत पहले अपलोड कर दिए हैं और अवेलेबल कर दिए हैं। तो गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर इंटेंशन है कि वो टैक्स रिटर्न की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जो वेल्थ स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड। वेल्थ स्टेटमेंट जिस तरह अशफाक साहब ने एक्सप्लेन किया कि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है बट ओनली बाय द रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, बट उसको जो है वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी, वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को फाइल करनी है। और अभी मैं क्वेश्चंस देख रहा था कि मतलब ये नहीं है कि वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो आपने किसी एक साल फाइल कर दी जस्ट फॉर द रीजन कि आप उस साल में रेजिडेंट थे मगर अगले साल में नॉन रेजिडेंट हैं, तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो फाइल करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ कि आपको वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो अगर आप फाइल ना भी करें, बट यू शुड प्रिपेयर योर वेल्थ स्टेटमेंट एवरी ईयर। रीजन बीइंग दैट कि बहुत सारे जो हमारे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं, जब पाकिस्तान में पहले साल जब आते हैं तो उनकी 2 साल तक फॉरेन इनकम तो टैक्सेबल नहीं होती, मगर चूंकि वो रेजिडेंट बन जाते हैं तो उनकी अपनी पूरी एसेट्स की वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। जब फाइल करनी पड़ेगी तो फॉरेन एसेट्स की भी फाइल करनी पड़ेगी। जब वो आप फाइल करते हैं तो उस वक्त आपको बड़ी चैलेंज आएगा कि आपकी ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट क्या है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जब आप, बहुत सारे लोगों की ये प्रैक्टिस रही है अभी तक कि जब वो पाकिस्तान आते हैं तो अपने फॉरेन एसेट्स या तो दिखाते ही नहीं है या कंप्लीटली नहीं दिखाते फॉर मैनी डिफरेंट रीजंस। उस केसेस में अभी रिसेंटली बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप पाकिस्तानी रेजिडेंट बन जाएंगे तो फिर आपके फॉरेन एसेट्स की रिपोर्टिंग एफबीआर को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ओईसीडी के फ्रेमवर्क में होगी। जब वो होगी तो जब आपके फॉरेन एसेट्स रिपोर्ट होंगे एफबीआर को, जब आप पाकिस्तान आ चुके होंगे साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद, तो वो जब फॉरेन एसेट्स की रिपोर्टिंग होगी तो फिर उस वक्त जो है, जिस तरह मैंने आपको पहले अमेंडमेंट का जिक्र किया कि वो कमिश्नर कह सकता है कि आप पीछे के रिटर्न्स भी फाइल करें। जब रिटर्न फाइल करने का मकसद ये है कि जो आपकी ओपनिंग वेल्थ है वो रिकंसाइल करेंगे कि जो फॉरेन एसेट्स की रिपोर्टिंग हुई है, वो रिकंसाइल करने का मतलब है कि आप अपनी पूरी, जब आप जितना अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे हैं उसकी इनकम या आपकी जो भी आमदनी रही है उसका उस एसेट्स के साथ एक लिंकेज आपके पास आज से आप एविडेंस जमा करें। देखिए पाकिस्तान में जो अभी पीछे 4 या 5 साल में फॉरेन एसेट्स के ऊपर जिस तरह से चीजें आई हैं सामने, तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे नजर आ रहा है कि ये जो है वो फ्यूचर में भी इसी तरह से ट्रेंड रहेगा कि जब भी किसी रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स का फॉरेन एसेट्स आइडेंटिफाई होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो वो उनसे पूछेंगे कि आपने ये एसेट्स कहाँ से लिया। आपको, आप सिंपली ये नहीं कह सकेंगे कि मैं 20 साल दुबई में या सऊदीया में कनाडा में काम करता रहा तो मैंने एसेट वहां से बना लिया एंड दैट्स इट। ये जवाब एक्सेप्ट नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि जितने भी हमारे एक्सपेट्रिएट्स या इंडिविजुअल्स या ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो उनकी जो भी फॉरेन इनकम है उसके ट्रेल रखें, उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें और उससे जो भी एसेट्स जमा कर रहे हैं वो उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखें। मतलब आज आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी इसलिए कि आज आप नॉन रेजिडेंट हैं, बट वर्चुअली आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स को अपने लिए बनाते रहें सो दैट के जब आप 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल बाद जब भी आप पाकिस्तान आएंगे तो वो जो है
वो आपके पास उसका एक स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए। पेनल्टीज जो है वो टैक्स रिटर्न ना फाइल करने की मतलब एक बेयर मिनिमम पेनल्टी है 5,000 से लेके 40,000 तक। वो सैलरी इनकम जो इनकम का थ्रेशोल्ड की बेस पे मिनिमम पेनल्टी है ये। मैक्सिमम पेनल्टी इन्होंने भी डिफाइन की हुई है 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल पर डे के हिसाब से, और मैक्स उसकी जो अपर रेंज है वो 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम तक वो आपकी नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे पेनल्टी लगा सकते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट की भी ना फाइल करने की पेनल्टी है, दैट इज आई ऑलरेडी मेंशन दैट इट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन रेजिडेंट। अच्छा, ये भी मैं बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर वो चाहता है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना तो वो फाइल जरूर कर सकता है, उस पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ लोग हमारे हमारे क्लाइंट्स भी हैं जो कि नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान में वेल्थ स्टेटमेंट हर साल फाइल करते हैं। So it's not binding, but if anyone is interested in making a voluntary compliance, तो वो जो है वो कर सकता है। अगर आप टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते तो पाकिस्तान में एक एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट है जो कि एग्जिस्ट करती है, और उसकी रेलेवेंस ये है कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में नहीं आते तो बहुत सारे ऐसे विदहोल्डिंग के प्रोविजंस हैं जहाँ पे आपकी जो है वो टैक्स विदहोल्डिंग डबल हो जाती है। यानी अगर आप पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट्स हैं आपके पास, उसमें इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो उसका जनरल रेट 15% विदहोल्डिंग है, मगर अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आते तो आपका वो जो विदहोल्डिंग है वो 15 से डबल होकर 30 हो जाएगा। इसी तरीके से डिविडेंड अगर आपके पास आएगा, अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होंगे तो 15% की जगह 30% टैक्स विदहोल्डिंग होएगी उसकी। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर आप टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल ना भी करें तो फिर गवर्नमेंट ने ये एक फैसिलिटी दी है कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में लेट फाइलर होने के बावजूद भी आप एक नॉमिनल सी पेनल्टी दे के आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट रोशन डिजिटल अकाउंट्स। ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर एक स्कीम निकाली है फॉर दी ओवरसीज पाकिस्तानीज, चाहे उनके पास नाइकॉप है, पीओसी है, एनआईसी है, अगर वो इवन अपना रेजिडेंस पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं भी है बट ओरिजिन उनके पास है पीओसी, तो उसकी बेसिस पे भी वो आरडीए खोल सकते हैं। आरडीए में आगे चल के आपको मैंने जो अपने जो एक्सप्लेन किया है उससे आपको आइडिया होगा कि आरडीए के थ्रू पाकिस्तान में मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करना, उसमें क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं वो आगे जाके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट आरडीए आई एम श्योर दैट कि आप उससे ज्यादा बेहतर तौर पे जानते होंगे आरडीए कैसे ऑपरेट करता है। और आरडीए बेसिकली दो तरह के इन्होंने गवर्नमेंट ने दी हैं। फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट सिक्योरिटीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बैंक के डिफरेंट स्कीम्स हैं उसके अंदर भी आप फॉरेन करेंसी अकाउंट आप ऑपरेट कर सकते हैं। फिर रुपी वैल्यू अकाउंट है, वो भी उसके थ्रू भी आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटीज चाहे कन्वेंशनल है या शरिया कंप्लाइंट है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिस्टेड शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बैंकों के डिफरेंट डिपॉजिट्स हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इनके और भी फैसिलिटीज दी हैं कि आप रुपी अकाउंट से आप अपने मुख्तलिफ, जैसे अभी गाड़ियों की स्कीम निकाली है या और भी बहुत सारी, आप उसकी डिसबर्समेंट्स कर सकते हैं। और ये एक दूसरे वैल्यू मतलब जो है वो रुपी से आप फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी से रुपी कन्वर्जन भी आसान है। और फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर जो आपके नेट पैसे पड़े हुए हैं इंक्लूडिंग आपकी इनकम है, वो पैसे आप फौरी तौर पे पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट के जो रियल एस्टेट अगर आप परचेज करेंगे तो उसमें शर्त उन्होंने रखी है कि आप 3 साल तक कम से कम उसकी होल्डिंग रखेंगे। उससे 3 साल से पहले अगर आपने उसको बेच दिया उसके पैसे आप जो है वो फौरी तौर पे नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट, ये बेसिकली एक टिपिकल जो है वो टाइप ऑफ द इनकम है जो कि इंडिविजुअल्स के पास आती है। इसमें जो मैंने जो शुरू के 2 कॉलम हैं इसमें मैंने बताया कि जो बैंक डिपॉजिट्स हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें आरडीए के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा, और आखिरी कॉलम है उसमें मैंने बताया कि जो नॉन आरडीए यानी आपने
पुराने सिस्टम में जब पुराने अकाउंट्स खुले हुए थे और आरडीए की स्कीम में नहीं खुले हुए थे, मगर उसके थ्रू भी अगर आपकी इनकम आती है तो क्या टैक्स इंसिडेंसेस होंगे, ताकि आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें। तो अगर आप आरडीए के थ्रू बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो टैक्स विदहोल्डिंग और टैक्सेबिलिटी जीरो है अगर उसमें जो भी इनकम आएगी। बट अगर आप उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो उसका रिड्यूस रेट 10% रखा है, जो कि गवर्नमेंट या बैंक या जो भी दे रहा होगा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे रिटर्न, तो वो उस पर टैक्स परसेंट 10% अपफ्रंट विदहोल्डिंग हो जाएगी एंड दैट विल बी फुल एंड फाइनल टैक्सेबिलिटी। और जो आरडीएस के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है कि ना आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपने एनटीएन भी नहीं लेना है, और आप चूंकि रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं होंगे, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आप पे डबल टैक्स विदहोल्डिंग अप्लाई नहीं करेगी। तो आरडीएस के थ्रू बैंक डिपॉजिट्स और आरडीएस के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोनों के अंदर जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये टैक्स फैसिलिटीज और जो कंसेशंस जो हैं वो दी हैं। अगर आप नॉन आरडीए के थ्रू यही इनकम अर्न करेंगे तो ऑल्दो फॉरेन करेंसी अकाउंट पे जो कि बहुत ही नॉमिनल सा इंटरेस्ट होता है, वो फॉरेन करेंसी अकाउंट पे तो नॉन आरडीए के अंदर भी टैक्स रेट जीरो है, और रुपी अकाउंट भी अगर आपका है और उसमें भी इंटरेस्ट इनकम आ रही है, अगर वो रुपी अकाउंट में फीडिंग फॉरेन करेंसी से हुई है, वो एक चैलेंज आता है कि उसमें आइडेंटिफिकेशन का, बट 12 रुपये अकाउंट के ऊपर भी 0% टैक्स विदहोल्डिंग है और कोई आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट्स हैं वो या इवन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, नॉन आरडीए के थ्रू भी अगर आप आएंगे तो वो 15% है। तो आप ये देखें कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नॉन आरडीए का 15% है, और आरडीए के थ्रू अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो वो 10% टैक्स रेट है। इसके अलावा आपकी अगर नॉर्मल रुपी अकाउंट अगर आपके पास है तो इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 5 मिलियन तक की इंटरेस्ट इनकम के ऊपर 15% टैक्स रेट है, और 5 मिलियन से अबव अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम आती है तो उसमें टैक्स रेट जो है वो स्लैब रेट के बेसिस पे अप्लाई करता है, जो कि मतलब तकरीबन 30% से अबव ये इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा। विदहोल्डिंग अलबत्ता जो है वो 15% है। ये बड़ा चैलेंज आता है बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकली कि विदहोल्डिंग चूंकि गवर्नमेंट ने 15% रखी है, भले आपकी इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से अबव भी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे समझते हैं कि हम टैक्स विदहोल्डिंग हो गई है तो हमने जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, या रिटर्न के साथ टैक्स पेबल कोई नहीं है। वो टैक्स पेबल डिफरेंशियल आता है और वो रिटर्न फाइल करके आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, मगर ये सारी बातें हम नॉन आरडीए के अंदर कर रहे हैं। सारी नॉन आरडीए में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है वो रिटर्न फाइल भी करना है, एनटीएन भी आपने लेना है, और अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर डबल टैक्स विदहोल्डिंग भी अप्लाई करेगी। नेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बड़ा एक नॉर्मली हर एक का इंटरेस्ट जो है वो हमारे चाहे लोकल मेंबर्स हैं या ओवरसीज मेंबर्स हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बड़ी अट्रैक्शन होती है और वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और उसकी अपनी एक डायनामिक्स भी है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं इस सारे के। वो हम आगे जाके क्वेश्चन आंसर्स में होएगा तो हम डिस्कस करेंगे एफबीआर वैल्यू का और मार्केट वैल्यू का जो फर्क है, उसको कैसे मैनेज करना है, क्या नहीं है। बट बहरहाल जो मोटी-मोटी बात है वो ये है कि जो अगर आप आरडीए के थ्रू आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो उस वक्त जो है वो परचेज के टाइम पे जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू 1% के हिसाब से उसकी विदहोल्डिंग हो जाएगी, और जब आप बेचेंगे तो अगेन वो 1% विदहोल्डिंग हो जाएगी। दोनों जो विदहोल्डिंग है वो फाइनल टैक्स है। अच्छा, जो विदहोल्डिंग होगी चूंकि आरडीए के अंदर गवर्नमेंट ने बैंकों को पाबंद किया है कि वो एक सम सॉर्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो अगर इसमें इट्स नॉट दैट के जो आप एफबीआर वैल्यू के ऊपर ही विदहोल्डिंग होगी, इसलिए कि बैंक के ऊपर इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ रखा है कि आपने जो है वो जो मार्केट वैल्यू के करीब तर आपकी वैल्यू पे आरडीओ के थ्रू आप रियल एस्टेट खरीदें। इसलिए कि अगर ये गवर्नमेंट ये चेक एंड बैलेंस ना रखती तो फिर एक आरडीए के अंदर एक डिफरेंस राइज हो जाता है, इसलिए कि एक्चुअली तो पेमेंट आपने पूरी करनी है, मगर एफबीआर की वैल्यू आप आरडीए के थ्रू क्रॉस चेक के थ्रू करेंगे, और जो ऊपर की पैसे जो है वो अगर आप कैश के थ्रू करेंगे तो वो टेक्निकली आरडीए में
चूंकि स्पेसिफाइड पेमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर अलाउड, तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि आरडीए के थ्रू गवर्नमेंट ये नहीं करती कि बैंकों को पाबंद नहीं करती कि आप उसकी एक्चुअल वैल्यू के करीब तर वैल्यू की बेसिस की जो पेमेंट्स हैं वो आप आरडीए के थ्रू अलाउ करें। तो जो लोगों ने आरडीए के थ्रू अभी रिसेंटली प्रॉपर्टीज ली होंगी उनको आइडिया हुआ होगा कि उनके ऊपर बैंकों ने जो ड्यू डिलिजेंस रखी है वो यही है कि जो आपकी जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू के करीब तर वैल्यू जो होगी उसी की बेस पे आपका जो आप खरीद सकेंगे और बेच सकेंगे, जो कि अच्छी बात है। इसलिए कि आगे हम डिस्कस करेंगे अगर क्वेश्चन आंसर्स में कि अगर आप जो पीछे अब तक होता रहा है कि आपका एक डिफरेंस जब आता है परचेज के टाइम पे और सेल के टाइम पे, वो प्रॉब्लम जो है वो हमेशा जो है वो एक कभी रिजॉल्व हो नहीं पाता। वो आपको वो पैसे जो है वो आपको घुमाने ही पड़ते हैं। बहरहाल, तो आरडीए के अंदर आपका ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है उन्होंने कि परचेज और सेल के टाइम पे 1% विथहोल्डिंग हो जाएगी। 4 साल से बियॉन्ड अगर आपने होल्डिंग के बाद बेचा तो 0% सेल के टाइम पे विथहोल्डिंग होगी। एज अगेंस्ट दैट आरडीए अगर आप नॉन आरडीए के थ्रू यानी ओवरसीज पाकिस्तानी, चाहे अगर उन्होंने पुराने पैसे भेजे हुए हैं नॉन आरडीए के थ्रू और पुराने अकाउंट्स चल रहे हैं, तो उसमें चूंकि वो गवर्नमेंट की चूंकि आरडीए की जो कंसेशनरी टैक्स रिजीम है वो अप्लाई नहीं करेगी, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो क्या रिजीम है। वो रिजीम ये है कि नॉन आरडीए के थ्रू भी अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो विथहोल्डिंग जो है वो परचेज के टाइम पे भी और सेल के टाइम पे दोनों टाइम पे 1% होगी, जो कि एडजस्टेबल होगी, फाइनल नहीं होगी। और जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो टैक्स लगेगा कैपिटल गेन्स के ऊपर। कैपिटल गेन्स की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कंपटीशन है वो 2 स्टेप कंपटीशन है। फर्स्ट स्टेप में आपको पहले गेन कंप्यूट करना है, यानी सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट। अब जो गेन आपने कंप्यूट कर लेंगे उसकी एक परसेंटेज की बेसिस पे होल्डिंग पीरियड के हिसाब से रिडक्शन होगी। यानी अगर आपने 2 से 3 साल के दरमियान यानी खरीदे हुए 2 साल हो चुके हैं आपको, तीसरे साल में आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो जो गेन आपको आएगा वो गेन पहले 50% गेन रिड्यूस हो जाएगा और जो रिड्यूस होने के बाद जो गेन बचेगा उसके ऊपर ये मैंने चार्ट में बताया है कि वो टैक्स रेट अप्लाई करेंगे ऑन द अमाउंट ऑफ द गेन। वो गेन के अमाउंट के हिसाब से टैक्स रेट जो है वो कैस्केडिंग टैक्स रेट से जितना बड़ा गेन होगा वो टैक्स रेट जो है वो आपके बढ़ते रहेंगे। मगर नॉन आरडीए के अंदर भी ये बात तय है कि आपकी 4 साल के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे तो वो टैक्सेबल नहीं है। अगेन आरडीए और नॉन आरडीए में जो कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया है कि आपका अगर आरडीए में अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली है, बेच दी है, आपने रिटर्न फाइल नहीं करना, आपने एनटीएन नहीं लेना और आप अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे और बेचेंगे तो 1% ही विथहोल्डिंग होगी, नॉन फाइलिंग की बेसिस पे डबल नहीं हो जाएगी। अगर आप नॉन आरडीए के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये जो 1% एडजस्टेबल विथहोल्डिंग है और अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते या फाइलर नहीं है आप एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये विथहोल्डिंग डबल हो जाती है। नेक्स्ट, जो कैपिटल गेन्स आपके आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे या लिस्टेड शेयर्स पे और म्यूचुअल फंड्स पे, तो इसमें आरडीए और नॉन आरडीए के अंदर यहाँ भी कुछ जगहों पे फर्क है। बाकी बाय एंड लार्ज जो है वो टैक्स इंसिडेंस में कोई बड़ा फर्क नहीं है, चाहे आप आरडीए के थ्रू आए या नॉन आरडीए के थ्रू आए, एक्सेप्ट फॉर दैट के आपकी कंप्लायंसेस जो हैं वो निस्बतन बहुत कम हो जाती हैं और डबल विथहोल्डिंग का रिस्क नहीं रहता। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कैपिटल गेन इस तरह आता है टिपिकली कि अगर कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड है 6 महीने का, अगर आपने उसको 6 महीने से पहले बेच देते हैं, सपोज करो 5 महीने में बेच दिया आपने, तो 5 महीने तक तो आपकी जो है वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो अक्रू हो गई। मगर चूंकि उसका अगर इंटरेस्ट 6 महीने के बाद ही आपको पे होना है, तो अगर आप 5 महीने के से पहले आप 6 महीने से पहले अगर आप बेच के जाएंगे तो जो बैंक आपसे लेगा तो वो आपको जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो पे करेगा। तो टेक्निकली सपोज करें अगर आपने $100 का बॉन्ड लिया था और वो उसके ऊपर इंटरेस्ट 6 महीने के बाद $110 आपको मिलने थे, मगर आप 5 महीने पहले अगर आप 6 महीने पहले यानी बेच के जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट तो चूंकि ड्यू नहीं हुआ था, मगर जब आप उसको रिडीम या उसको बैंक को वापस आप बेचेंगे तो वो आपको एक जो है वो
एक 5 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट देगा, मगर वो अकाउंटिंग के अंदर सब्सटेंस ओवर फॉर्म में तो इंटरेस्ट इनकम है, मगर टैक्स की जबान में पाकिस्तान टैक्स लॉ के हिसाब से चूंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक कैपिटल एसेट है, तो जो $100 की आपकी ओरिजिनल कॉस्ट आपको 108 या $160 मिलते हैं प्री मैच्योर इनकैशमेंट पे, जो $7 या $8 आपका जो इंक्रीमेंटल है वो टेक्निकली कैपिटल गेन्स है, मगर चूंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म में वो भी इंटरेस्ट इनकम ही है, तो गवर्नमेंट ने चाहे आप इंटरेस्ट इनकम के थ्रू जाएं या प्री मैच्योर लें, 10% टैक्स रेट दोनों का सेम है। लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर गवर्नमेंट ने पहले 15% था, अब वो 12.5 कर दिया है, रिगार्डलेस के आपका होल्डिंग पीरियड क्या है। 2013 से पहले के शेयर्स के ऊपर जो है वो 0 है, उसके बाद के जितनी भी शेयर्स की परचेजेस है वो आप बेचेंगे तो आपके ऊपर जो भी कैपिटल गेन आएगा वो 12.5% पे टैक्स विथहोल्डिंग होगी। आईपीपीज जिसमें पास थ्रू जो है वो गवर्नमेंट ने उसकी अलाउ की हुई है, तो वो उसमें 7.5% टैक्स विथहोल्डिंग है, बाकी नॉर्मल शेयर्स के ऊपर 12.5 है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो टैक्स रेट्स वेरिंग है। स्टॉक फंड के अंदर एक जो जिसमें डिविडेंड या कैपिटल गेन का एलिमेंट एक खास परसेंटेज से ज्यादा है तो उसका 10 है, अदरवाइज जनरल रेट वहां पे भी 12.5 है। तो ये म्यूचुअल फंड्स जो है वो अभी इंडिविजुअल्स के हवाले से म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो एक एज आ गया है। वो एज ये आया है कि चूंकि इनकम फंड्स जो हैं अगर आप नॉन आरडीए के अंदर हैं तो आपका इंटरेस्ट इनकम जिस तरह मैंने पहले बताया था कि वो 5 मिलियन से अबव आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो स्लैब रेट पे फुल पे चली जाती है, मगर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रिडेम्पशंस कराते हुए चले जाएं तो वो टैक्स इंसिडेंस जो है वो आपका मैक्सिमम 10% से ज्यादा नहीं जाता। तो ये एक लेवरेज है जो कि म्यूचुअल फंड्स को मिली है, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द इंडिविजुअल्स। बट चूंकि उसमें अपना नॉन नॉन जो आरडीए वाले हैं उनका हर लिहाज से इंटरेस्ट इनकम का टैक्स रेट 10% ही है, तो वो नॉन आरडीए के अंदर ये अट्रैक्शन है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे तो आपका इफेक्टिव टैक्स इंसिडेंस जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू कि आप डायरेक्ट इंटरेस्ट इनकम कमाएं। डिविडेंड के अंदर जो है वो 15% टैक्स विथहोल्डिंग रेट है, और अगर आप नॉन आरडीए में जाएंगे तो टैक्स रेट सेम है एक्सेप्ट फॉर कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें टैक्स रेट 12.5 है नॉन आरडीए का, और आरडीए वालों का जो टैक्स रेट है वो 10% है। बाकी अगेन वही जो आरडीए वालों को जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ भी अप्लाई करती हैं कि उनको चाहे वो लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में डालें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालें, उनको ना रिटर्न फाइल करना है, ना उनको एनटीएन लेना है, ना उनका नॉन एटीएल की बेस पे कोई डबल विथहोल्डिंग भी नहीं होगी। नेक्स्ट, ये एक लास्ट स्लाइड है और बेसिकली ये मैंने इसलिए मेंशन की है, इसका कोई ताल्लुक वैसे ओवरसीज या नॉन ओवरसीज से नहीं है, मगर चूंकि ज़्यादातर सवालात जो हम लोगों से हमारे कोलीग्स करते हैं, दोस्त करते हैं या क्लाइंट्स करते हैं कि पाकिस्तान में गिफ्ट्स का क्या कानून है, तो वो मैंने थोड़ा सा आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बेसिकली जो टैक्स के लॉ में गिफ्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है कैश और एक है नॉन कैश। कैश से मुराद हार्ड कैश नहीं है, कैश से मुराद ये है कि बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस जो है वो अगर एसेट है और अगर कोई बंदा दूसरे को बैंक बैलेंस की बेसिस पे गिफ्ट करना चाह रहा है तो उसमें जो टैक्स इंसिडेंस अराइज होता है ये उस वक्त अराइज होगा कि अगर गिफ्टर और गिफ्टी नॉन रिलेटिव है, यानी रिलेटिव की मैंने नीचे डेफिनेशन दी है, और रिलेटिव की डेफिनेशन जो है वो बड़ी वाइड है। वाइड से मुराद ये है कि आपके जो है मतलब आपके भाई या जो आपके चिल्ड्रंस हैं या आपके पेरेंट्स हैं वो तो आते ही आते हैं, यानी आपके जो है ग्रैंड पेरेंट्स दोनों साइड के वो भी आते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपके चचा या मामू या कजन्स भी हैं तो वो भी जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में चूंकि आ जाते हैं, इसलिए कि उनका अगर उनके ग्रैंड पेरेंट एक ही हैं यानी एंसेस्टर या डिसेंडेंट्स की तरीके से गवर्नमेंट ने रिलेटिव की डेफिनेशन को डिफाइन किया है। सो कमिंग बैक टू द इशू दैट के जो अगर आप बैंक बैलेंस रिलेटिव को गिफ्ट करते हैं और
उसमें गिफ्ट देने वाले के पास एनटीएन है और बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर वो गिफ्ट कर रहा है तो जो है वो रेसिपिएंट के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती, यानी गिफ्ट देने वाला या देने लेने वाले नॉन रिलेटिव है, और अगर रिलेटिव भी हैं मगर बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं दिया, या रिलेटिव भी हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू भी दिया है मगर देने वाले के पास एनटीएन नहीं है, तो गिफ्टी के हाथ में वो अमाउंट टैक्स हो जाएगा। अब एक टिपिकल क्वेश्चन आता है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और जिसमें गवर्नमेंट ने खुद रिलैक्सेशन दी हुई है कि आपने जो है वो एनटीएन नहीं लेना, तो फिर अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर अपने रिलेटिव को गिफ्ट देना चाहें तो क्या टैक्स लग जाएगा? ये सवाल आता है। इसका आंसर, मेरा आंसर ये है कि वो नहीं लगेगा, इसलिए कि एक टैक्स के लॉ में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई की जा सकती हैं, और अगर आप उसको अप्लाई या कंप्लाई ना करें तो फिर आप टैक्स के लॉ की वायलेशन करते हैं और वो सारी एडवर्स इम्प्लीकेशंस आनी चाहिए। अगर कोई कंडीशन ऐसी है टैक्स के लॉ में जो आप पे अप्लाई ही नहीं करती या मीट ही नहीं हो पाती या गवर्नमेंट ने आपको कंसेशन दिया है, तो फिर दैट मीन्स के एनटीएन की शर्त गिफ्टर के हवाले से अप्लाई नहीं करेगी। ये हो गया कैश गिफ्ट के हवाले से। नॉन कैश गिफ्ट के हवाले से थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लिकेशन है। नॉन कैश गिफ्ट से मुराद टिपिकली अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट में अगर आप जो है वो गिफ्ट देना चाहते हैं रिलेटिव को, लेकिन रिलेटिव के अलावा तो गिफ्ट तो गवर्नमेंट ने टैक्स ही कर दिया है रिसिपिएंट के हाथ में। अब रिलेटिव में भी अगर आप गिफ्ट करते हैं तो कोई जो है वो टैक्स इंसिडेंस नहीं आएगा एट द टाइम ऑफ गिविंग द गिफ्ट, नीदर टू द गिफ्टर नॉर टू द गिफ्टी। अब जब गिफ्टी के पास वो रियल एस्टेट आ गई या प्रॉपर्टी आ गई, अब वो गिफ्टी जो है वो उसको जब बेचने जाएगा तो पहली स्टेज पे जब उसको गिफ्ट मिला था तो उसको जो है वो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है कि आप सपोज करो मिस्टर ए है, उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी 100 डॉलर्स की एज्यूमिंग। अब ईयर 1 में उसने $100 की खरीदी मिस्टर ए ने, और ईयर 2 में उसने मिस्टर बी जो कि उसका रिलेटिव है वो उसको गिफ्ट कर दिया, और जब गिफ्ट किया तो वो $100 की प्रॉपर्टी 120 की हो चुकी थी। अब ईयर 2 में जब मिस्टर बी जो कि उसका रिलेटिव है वो आ गई उसके पास, तो वो वेल्थ स्टेटमेंट में 120 की वैल्यू लिख सकता है, और जो मिस्टर ए है उसको कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगी, और मिस्टर बी जो कि गिफ्टी है वो भी 120 की वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी लिख सकता है। अब अगर मिस्टर बी जो है वो ईयर 2 में उसके पास आई और अगर वो ईयर 4 में जाके उसको बेच देता है, तो ये सवाल ये आ रहा था कि जब बेचेगा तो जिसको ग्रॉस सपोज करो वो 150 का वो बेचता है, तो 150 माइनस 120 30 इज द गेन जो कि उस पर अप्लाई करेगा। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। वो कंडीशन ये लगाई है कि अगर जो गिफ्टी है अगर वो 2 साल से पहले बेचता है उसको, और उसका पर्पस ये था कि वो टैक्स अवॉइडेंस कर सके, इसलिए कि देखिए ना, टैक्स अवॉइडेंस मतलब फायदा तो ये हो रहा है कि जो 100 से 120 के दरमियान की जो वैल्यू है उस पे वो टैक्स गवर्नमेंट को मिल ही नहीं रहा, इसलिए कि जो मिस्टर बी की जो कैपिटल गेन है वो $30 निकल के आ रही है। एक्चुअली तो प्रॉपर्टी जो है वो 150 की बिकी और ओरिजिनल कॉस्ट 100 थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब अगर आप जो गिफ्टी है उसको अगर वो 2 साल से पहले बेचेगा और अगर उसमें कोई टैक्स अवॉइडेंस का इशू होएगा, तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो फिर गिफ्टी को कॉस्ट 120 की अलाउ ना करे बल्कि 100 की अलाउ करे। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकल साइड है, मगर चूंकि ये बड़ा गिफ्ट्स के जो मामलात हैं और पर्टिकुलरली रियल एस्टेट के हवाले से ये बड़ी टिपिकल ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, तो आई थॉट दैट कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन में इसको भी कवर करूं। So with that, I would like to conclude my presentation, and now I and Ashfaq Saab both are available for the question answer session. Thank you. चीज हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स की एक टैब है और एक चैट की टैब है, तो जो क्वेश्चन आंसर्स की टैब है वही हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले फहीमुद्दीन चावला साहब कहते हैं कि इफ आई एम अर्निंग सैलरी आउटसाइड पाकिस्तान एंड अर्निंग पाकिस्तानी सोर्स इनकम
as well, such as dividends and capital gains, then what is the relevant tax form that I need to file? ये क्वेश्चन जरा बता दे। If I am earning salary outside Pakistan and earning Pakistani source, सबसे पहले ये है फहीमुद्दीन चावला साहब, अगर आप फर्ज करें पाकिस्तानी टैक्स रेसिडेंट है, अगर आप पाकिस्तानी टैक्स रेसिडेंट है और अगर फर्ज करें आपकी आउटसाइड पाकिस्तान अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है और वो सैलरी है और फर्ज करें आपकी जितने भी जो टैक्सेस हैं बाकी पाकिस्तान में और रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो आपकी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स होगा 11 सबसेक्शन 5 पे। तो ये आपकी पूरी सोर्स ऑफ इनकम आएगी और वहां जो आपने टैक्सेस पे किए हैं वो आपके एडजस्टेबल होंगे टू द एक्सटेंट कि उस रिलेवेंट हेड की जो इनकम होगी वो यहाँ पर आपको जितना टैक्सेबल होगी इस हिसाब से हम करेंगे। अशफाक साहब वो आवाज जो है ना शायद बहुत ज्यादा वो कर रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अशफाक का, इको कर रही है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन आ रहे हैं आ रहे हैं और Since वो आई Pakistan थिंक मुझे taxes भी its थोड़ा सा residents on worldwide income, why was the definition narrowed down by the Finance Act 2021 for individuals? Will that not be detrimental for revenue collected from Pakistan international tax? ये आसिफ साहब जवाब दे दें भाई, ये मेरे ये प्रिंस का है सवाल, आसिफ साहब आप ही जवाब दे दें। अगर प्लीज सवाल दोबारा रिपीट कर दें फुरकान, थोड़ा आहिस्ते बोले, असल में आवाज बड़ी इको कर रही है। आसिफ देखो मेरा घर डालना बंद कर। Asif साहब, can you hear us? जी जी, म्यूट तो नहीं किया भाई। मेरी आवाज देखो यार, मेरी आवाज आ रही है आपको फुरकान? आसिफ कैन यू हियर अस? आई कैन हियर यू बट कैन यू हियर मी? चलो आप दोबारा रिपीट कर दें, मैं ही दे देता हूँ बस मैं भी चेक कर लेता हूँ। आसिफ हारून बात कर रहा हूँ मैं, आवाज आ रही है मुझे? नहीं, हमारी आवाज आ रही है आपको? आप लोगों की आवाज आ रही है, मेरी आवाज शायद आप लोगों को नहीं आ रही। आ रही है मेरी आवाज? नहीं, आपकी नहीं आ रही, आप म्यूट हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं दूसरे लैपटॉप से आया हूँ, अब मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अब भी नहीं आ रही। आसिफ साहब की तरफ से मेरे ख्याल में इशू है। ये सवाल रिपीट कर दो, मैं चलूंगा आपके साथ। सवाल है, since Pakistan taxes its residents on worldwide income, why was the definition narrowed ऊपर down? कर दें, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर दें। ये असल में पूछ रही है कि जो डेफिनेशन नैरो डाउन हुई है नॉन रेजिडेंट पर्सन की, ये क्यों की गई है? ये तो डेट्रीमेंटल नहीं होगी रेवेन्यू के लिए। Yes, I agree with you because of the fact that it was very comprehensively devised, but you know पाकिस्तान है तो थोड़ा सा ख्याल रखना भी पड़ता है लोगों का, और I was not expecting, this was not part of the finance bill, and all of a sudden this was not discussed even in the Senate committee or maybe any other fora. It was not even came to us in the anomaly committee even. उसके बाद ये जब आई टू माय अटर सरप्राइज तो मैं भी खुद उछल गया था। यू आर राइट, इट विल बी डेट्रीमेंटल टू द इनकम, और अगर देखेंगे तो मैं समझ रहा हूँ ये बात आपकी दुरुस्त है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीम खान साहब की तरफ से। आप आसिफ साहब को देखें, आसिफ साहब क्यों अब मेरी आवाज आ रही है? मुझे मतलब ऑडियंस से तो मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है उनको, बट अशफाक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अशफाक साहब, मेरी आवाज जो है ना आपको शायद कंप्यूटर से नहीं आ रही है, मैंने इसलिए मोबाइल पे कॉल किया। मेरी आवाज उनको आ रही है, ऑडियंस को? अच्छा, आ रही है, ठीक, ओके। हाँ जी, सवाल क्या है? फुरकान आप म्यूट है। जो भी नॉन रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन को नैरो डाउन किया है फाइनेंस एक्ट 2021 में, तो इसका पर्पस पूछ रहे हैं कि ये क्यों किया, क्योंकि ये डेट्रीमेंटल एक्चुअली देखें, इसके एक ऑफिशियल पर्पस है और एक
जो है वो मतलब जो बिहाइंड द सीन कोई एक और रीजन था। जो जो स्टोरी गवर्नमेंट दे रही है वो ये दे रही है कि चूंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान जब आए और जब कोविड आ गया और सब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो गई, तो बहुत सारे जो इनकमिंग जो फॉरेनर्स थे वो जो है वो रेजिडेंट फॉर द रीजन दैट कि वो स्टे उनका हो गया। तो वो चूंकि वो चीजें जो है वो प्रॉब्लम कर रही थी कि वो इंटेंडेड नहीं था कि ऐसे लोगों को रेजिडेंट बनाया जाए। तो वो एक्चुअली तो स्टोरी लाइन ये दी गई है। जो रीजन है आई थिंक थोड़ा डिफरेंट भी है रीजन, के सुनने में आता है कि मतलब जो कुछ लोग थे जिन जो के चाहते नहीं थे कि वो रेजिडेंट बने, इसलिए कि ये जो कंडीशन थी ना 120 दिन प्लस पीछे सालों के 4 सालों के 365 दिन, तो वो जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग उससे इफेक्ट हो रहे थे, उनको गवर्नमेंट ने शायद जगह देने की कोशिश की है। बट नेवरदलेस इट्स मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो पहले एम्बिशन था, अगर आप शब्बर साहब के ज़माने की बात करें या उस वक़्त, तो एक तो बात इतनी आगे तक हो रही थी कि जिस तरह अमेरिका का लॉ है कि आप अगर पाकिस्तानी नेशनल हैं, तो यू हैव टू बेसिकली रजिस्टर योरसेल्फ इन पाकिस्तान। तो वो बात तो वहां तक जारी थी। अब एकदम हम जो है वो पीछे आ गए। अगर आप 1922 के एक्ट की अगर आप बात करें तो उस वक्त तो यहाँ तक भी टैक्स रेजिडेंसी होती थी कि अगर आपका पाकिस्तान में घर है, परमानेंट घर है, जहाँ आपकी फैमिली रहती है, तो वो जस्ट फॉर द रीजन कि आपका घर है आप रेजिडेंट बन जाते थे। फिर ये जब 79 का लॉ आया तो ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती रही, दोनों कंडीशंस के या तो 6 महीने से ज्यादा आप उस साल में हैं या पीछे सालों में 365 दिन। वो फिर जब 2001 का ऑर्डिनेंस आया तो फिर शुरू के पीरियड में ये कंडीशन जो दोबारा वेव कर दी गई और फिर एक ही शर्त चलती रही कि 6 महीने वाला। फिर 2 साल पहले इन्होंने ये दोबारा लेके आ गए, शायद 2018 में लेके आए थे कि मतलब डुअल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अब जाके दोबारा इन्होंने इसको विथड्रॉ कर लिया। तो ये अब पिंग पोंग चल रहा है। उसकी रीजंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि बेसिकली तो वो यही कह रहे हैं कि कोविड की वजह से जो है वो इस किस्म की सिचुएशंस आ रही थी अनवारंटेड। अब एक चीज जो मैं बीच में कहीं देख रहा था किसी का सवाल कि क्या अमेरिकन नेशनल जो है वो पाकिस्तान का टैक्स रेजिडेंट होता है कि नहीं होता। तो अच्छा, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में टैक्स ट्रीटीज के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस नहीं की, इसलिए कि वो एक केस टू केस बेसिस पे आ सकती है। जैसे अब सवाल आ गया है तो वो उसका आंसर ये है कि यूएस पाकिस्तान टैक्स ट्रीटी में अगर कोई यूएस नेशनल है तो बाय डिफॉल्ट वो पाकिस्तान का टैक्स रेजिडेंट बन ही नहीं सकता, भले वो पाकिस्तान में जो है वो 6 महीने से ज्यादा गुजार ले। वो एक कंसेशन दी गई है तो उसकी बेसिस पे उसकी टैक्स रेजिडेंसी जो है वो पाकिस्तान की नहीं होगी। और बाकी किसी और ऐसी ट्रीटी नहीं है जहाँ पे कम ये फैसिलिटी हो। यस, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यूएई के जो टैक्स रेजिडेंट्स होंगे जो कि वहाँ पे बड़े अरसे से रह रहे हैं और उनके पास से काम आया या जो भी चीज़ है जिसकी बेस पे वो पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं है मगर यूएई के रेजिडेंट है, अब वो पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करते हैं और फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लिस्टेड शेयर्स में, तो पाकिस्तान यूएई ट्रीटी के अंदर उनकी वो इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। बट पाकिस्तान के लॉ में वो 12.5% विदहोल्डिंग है। तो अब अगर वो चाहते हैं कि वो उनकी 12.5% विदहोल्डिंग भी ना हो, लेकिन अंडर द ट्रीटी दे आर एलिजिबल टू सीक द बेनिफिट ऑफ द टैक्स ट्रीटी। बट उसके लिए उनको एक प्रोसीजरल हैसल से गुजरना पड़ेगा कि कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा और एक एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। तो वो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान में ये लोग इस तरफ से नहीं आते हम लोग, और वो कहते हैं कि ठीक है 12.5% टैक्स दे दिया, ठीक है कोई मसला नहीं है। तो ये बेसिकली सवाल का एक्सटेंडेड जवाब मैंने देने की कोशिश की है। तो और कोई सवाल फुरकान? मैं ऐड कर देता हूँ, आसिफ भाई ने बात की है, मैं भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। 61 जो 22 का ऑर्डिनल एक्ट था, उसमें तो यहाँ तक था कि किसी एक शख्स का टेलीफोन का बिल नजर आया था और उसको भी उन्होंने कर दिया था कि जी ये रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। और जो अभी जो लॉ पिछले 2 साल पहले शबर जैदी साहब के दौर में आया था, ये वही था जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जैसे आसिफ भाई ने बताया 1979 का था। और अभी ये जो है ये फोर्थ कमी है, कोविड की वजह से जो पिछले फंसे थे उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, अब आने वालों के लिए ये ताल्लुक है।
बट हमारी रेवेन्यू के लिए डेट्रीमेंटल है। पूरी दुनिया की जो मैंने 30-40 जुरिडिक्शन पढ़ी है, कहीं पर भी ऐसा कोई लॉ नजर नहीं आया कि कोविड की वजह से टैक्स लॉ को इस तरीके से मॉडिफाई किया हो गया। जहां तक अमेरिकन ट्रीटी की बात की, और जो भी ट्रीटी है, आसिफ भाई ने बिल्कुल सही कहा, द ट्रीटी हैज अ प्रीपोटेंसी ओवर द लोकल लॉ। अगर कोई ट्रीटी में कोई चीज दी हुई है और अगर लोकल लॉ में उसके कॉन्ट्ररी कोई है फॉर द रेसिडेंट, तो ट्रीटी काउंट होगी, ट्रीटी विल प्रिवेल अपॉन। मगर अगर ट्रीटी में कोई चीज नहीं दी हुई है तो ये इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट कि लोकल लॉ जो होंगे वो प्रीपोटेंट होंगे। तो इन माय हम्बल व्यू ये काफी डिटेल में आसिफ भाई ने आंसर दिया, और मेरा ख्याल है आसिफ भाई थैंक यू वेरी मच फॉर सच डिटेल आंसर्स। मैं इसमें थोड़े बहुत और कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, आसिफ भाई प्लीज स्टेट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद अबू बकर साहब का है। ये पूछना चाह रहे हैं कि कोविड की वजह से अगर कोई 182 या 181 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रह जाए और वो उसकी वजह से उसका स्टेटस रेजिडेंट हो जाए, तो क्या एफबीआर ने कोई इस बारे में क्लैरिफिकेशन दी है या कोई पॉलिसी? नहीं, देखिए लॉ के अंदर जो चीज इम्बेड की हुई है, लॉ प्रिवेल करता है। एफबीआर की अगर कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट आएगी तो भी क्लैरिफाई नहीं करती। अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट किसी और केस में किसी और लेजिस्लेशन में आया है कि मेन बॉडी ऑफ द लॉ जो होती है वो प्रिवेल करेगी, और उसके पीछे जितने भी अगर बाय लॉज हैं, रूल्स हैं, डायरेक्टिव्स हैं, क्लैरिफिकेशन हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है कानून के अंदर अनलेस कि वो लॉ या ऑर्डिनेंस के थ्रू आए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई गुंजाइश है अबू बकर साहब। मैं समझता हूँ इमरान अफजल साहब हमारे पास प्रेसिडेंट आईकैप के, उन्होंने कुछ सवालात किए हैं, मैं देखना चाहूंगा वो हमारे बहुत मोहतरम है और उनके सवालात वाकई ऐसे होंगे जो कि हमें देखना होगा। इमरान अफजल साहब के सवाल देख लें आप जरा। चलिए आएंगे तो आए हैं फिलहाल तो नजर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिम हनीफ साहब का है। आसिम हनीफ साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने रिटर्न की रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल ना की हो लेकिन उसके पास एसेट्स हो, तो जब वो पहली दफा वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेगा तो वो किस तरह उनको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करें? ये आसिफ साहब ने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। यू हैव टू फाइल योर रिटर्न, एंड दिस इज एक्चुअली नॉन रेसिडेंट का तो नहीं है, अगर आप रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों का आ सकता है। यू हैव टू फाइल एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू ऑडिट। इन माय हम्बल व्यू आपको नोटिस आएगा, नोटिस के बाद आपको एक पेनल्टी लगेगी 0.1% पर वीक के हिसाब से होता है, बट देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट, वो आप देख लीजिएगा सेक्शन 181 के अंदर है। और अगर आप कहेंगे आपको गाइडलाइन चाहिए तो माय टीम विल बी गिविंग यू वॉलंटरी एंड अ फ्री गाइडलाइन टू दैट। आपके पास हमारा ईमेल है, आप ईमेल आप हमें कर सकते हैं एंड वी विल गाइड यू फॉर श्योर। अब जो जी आसिफ। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये जो सवाल जिन्होंने किया था उसका शायद एक और एंगल भी हो सकता है कि मतलब अगर वो उसके एसेट्स हैं और वो जब फर्स्ट वेल्थ बनाएगा तो ओपनिंग वेल्थ में जब डालेगा तो वो पहले जब डालने से पहले वो अपना ट्रेल वगैरह अपने पास रिकॉर्ड पे रखे, इसलिए कि अगर वो सारे चीजें जो हैं वो उनसे मांगेंगे कि वो ओपनिंग एसेट्स के पीछे कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम अनटैक्स तो कोई नहीं है। अगर वो अनटैक्स पाकिस्तान या अनटैक्स इनकम से वो एसेट बना है तो वो एसेट की वैल्यू पे भी एक टैक्स लग सकता है। अगर कोई टैक्सेबल इनकम थी उस पे, उससे एसेट बना है और उस पे कभी टैक्स पे नहीं किया हुआ, तो वो एक चैलेंज आएगा कि वो in addition to the penalty for non-filing of wealth statement, there can be a tax imposed on the value of that asset. अभी ये इमरान अफजल साहब ने मुझे सवाल भेज दिया, वो अमेरिकन वाला था मेरा ख्याल है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात सही है। अमेरिकन नेशनल को जैसे आसिफ भाई ने बताया कि बीइंग अमेरिकन नेशनल और बीइंग पार्ट ऑफ द ट्रीटी जो हमारा ये है, तो मैं समझता हूँ उसमें शायद ये उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी बीइंग रेसिडेंट। हाँ, उनको अमेरिकन लॉ के तहत जो उन्होंने पे किया है वो जाहिर बात है पे करनी पड़ेगी, बट एज अ रेसिडेंट पे नहीं करने की जरूरत। जो पाकिस्तानी सोर्स होगी उस पर वैसे ही मेरा ख्याल है वर्ल्ड इनकम पे नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नसीमुल्लाह बाजवा साहब का है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो रेमिटेंसेस आती हैं आउट ऑफ पाकिस्तान से, तो हम उसको रिटर्न के अंदर किस तरह डिक्लेयर करेंगे? सॉरी रिपीट करेंगे। रेमिटेंसेस जो आती हैं पाकिस्तान के बाहर से,
कि एक बंदा पाकिस्तान के बाहर है और वो सैलरी इनकम अर्न कर रहा है, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस भेज रहा है, तो वो रिटर्न के अंदर किस तरह डिक्लेयर करे? यार अगर एक इनकम है आपकी, सपोज इफ इट इज अ सैलरी इनकम, then you have to declare it as a salary. If you are not a Pakistani resident and if you are remitting your money to your parents or maybe brothers or sisters, तो वो आप एज ए रेमिटेंस टू दैट पर्सन करेंगे और उसको शो करना है, नॉट टू यू. I mean, there are two standalone or mutually exclusive things. If you are a citizen of Pakistan, if you are earning salary out from outside Pakistan, if you are a tax resident of Pakistan, and if you are suppose giving service to somebody outside फ्रॉम पाकिस्तान, और अगर आपकी कोई सैलरी इनकम हुई और पाकिस्तान में आएगी तो टैक्स होगी पूरी आपके पास, बिकॉज ये तो मैंने आपको शुरू में बताया था. मगर अगर आप बाहर रहते हैं और अगर आप बाहर ही काम करते हैं, यू आर नॉट अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड इफ यू आर रेमिटिंग मनी टू योर पेरेंट्स और मे बी टू योर कजिन्स और रिलेटिव्स, so then it's altogether a different story. So these are two mutually exclusive things which we cannot mix. फिर भी अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे और कैंडिडेट सवाल कर ले, हम आपको बता देते हैं. नेक्स्ट आमिर अली का सवाल है कि इफ अ पाकिस्तानी रेजिडेंट सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और इंटरनेशनल मार्केट एंड अर्निंग 10,000 USD और मोर per year, then which return he has to file? If a Pakistani, अगर एक पाकिस्तानी पर्सन ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहा है ऑनलाइन मार्केट प्लेस में और उसके 10,000 USD प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है. no. If he has foreign assets worth 100,000, no, he has income 10,000 USD. तो वो तो सारी इनकम ही आ जाएगी ना. I mean 116A is a wealth type of a statement which requires you have minimum have 100,000 foreign assets, and in addition to that you earn more than $10,000, 10,000 or more dollars. Then only this section attracts. Otherwise, if you are normally earning, तो आपको तो सिर्फ आपकी इनकम आ रही है और वो टैक्स कट जाएगी. अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है उसका अलग जिम्मे में है. अगर कोई और आप काम कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कहीं कहीं जीरो भी है इसमें. तो साकिब सज्जाद साहब का सवाल है, if status on FBR website is non-resident, then why e-filing not let you only return of income only without wealth? ये पूछना मेरे ख्याल में ये चाह रहे हैं कि अगर इनका स्टेटस नॉन रेजिडेंट का है तो जो FBR का आयरिस पोर्टल है वो सिर्फ रिटर्न फाइल करना इनेबल क्यों नहीं करता? वो इनेबल इसलिए हो जाता है, अगर आप when you go to your profile, there is a check box, उसमें आप देखेंगे there is a option available of non-resident. Just tick that and then you will be allowed. Go to your profile, see to it. There is an option of non-resident. Please stick to it, and then it will be enabled. You will be enabled to file the return of only income. नेक्स्ट क्वेश्चन मुदस्सिर जुबैरी साहब का है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन एक हाउस मेंटेन करता है और ओन करता है पाकिस्तान में, लेकिन वो 183 डेज से ज्यादा स्पेंड नहीं करता, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस पे क्या इफेक्ट होगा? जुबैरी साहब मेरे बड़े सीनियर हैं. जुबैरी साहब बड़े अरसे बाद आपका नाम आया है. सर आप ये पूछना चाह रहे हैं, यू आर अ नॉन रेजिडेंट and if you are managing a house in Pakistan and if you are not staying here for 183 days, again you are a non-resident. And if suppose if you are maintaining a house and if you are renting it, अगर आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी. अगर रेंट इनकम नहीं है और वो खाली पड़ा हुआ है तो कोई आपके ऊपर इशू नहीं है, आपको कोई टैक्स के रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने एनटीएन ले लिया तो आप टैक्स रिटर्न सिर्फ इनकम का अपना फाइल कर रहे हैं, जीरो वेल्थ रिटर्न आपको फाइल करने की जरूरत नहीं. अगर आपने रेंटल इनकम, तो जिसने रेंट काटा है आपका रेंट पे टैक्स काट लेगा, अगर नहीं काट रहा तो आपकी जिम्मेदारी है, आप वही जो टैक्स बनता है आप पे करेंगे और अल्लाह खैर सल्ला. नेक्स्ट मिसबाउल्लाह पूछते हैं कि अगर वो एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है पिछले 2 साल से और उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है कोई, तो वो उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना? They have no Pakistan source of income in last 2 years and you are resident now. नहीं, तो नॉन रेजिडेंट है 2 साल से. तो है ही नहीं, वो तो मैंने आपको वो मैट्रिक्स दिखाया था. We will share this presentation with you, आसिफ भाई की भी और मेरी वाली भी. Then you will have most of the questions answered. मेरा ख्याल है बहुत आसान है. एक इसमें अशफाक भाई मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि जो बड़ा प्रैक्टिकल इशू आता है वो ये आता है कि चूंकि अगर आपके पास एनटीएन है ना,
तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे और फिर बाहर चले गए, वो उनके पास एनटीएन तो था, और जब जाते हुए उन्होंने एनटीएन कैंसिलेशन की दरख्वास्त भी नहीं दी होगी, और एनटीएन की दरख्वास्त देने के बावजूद भी जनरली एनटीएन तो कैंसिल होता नहीं है, तो टेक्निकली वो एनटीएन होल्डर होते हैं। पाकिस्तान में उनकी कोई फॉर एग्जांपल एसेट नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, मगर जस्ट फॉर द रीजन दैट दे आर द एनटीएन होल्डर्स, they continue to appear in the FBR's record as a person to require to file a return of income. तो प्रैक्टिकली ये सिचुएशंस आती हैं, और इसमें मैं अपने दोस्तों को यही एडवाइस करता हूँ कि या तो आप उसको जो है वो रिटर्न फाइल कर दें। इसकी वजह क्या होती है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वजह ये होती है कि वो पाकिस्तान में चूंकि वो बैंक अकाउंट तो पुराने खुले हुए होते हैं, उनमें पैसे भी पड़े होते हैं, और उनमें से आप बाहर से आप अपने फैमिलीज के लिए वो पैसे ट्रांसफर भी, अब तो उन्होंने बैंक के ट्रांजैक्शन पे विथहोल्डिंग खत्म कर दी है, मगर ये जून 21 से पहले ये बड़ा टिपिकल प्रॉब्लम था कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे आपकी जो है वो विथहोल्डिंग हो जाती थी। उसके लिए आपको फाइलर बनना जरूरी होता था, तो फाइलर बनने के लिए आपके पास एनटीएन हो, तो वो बहुत सारे लोग एनटीएन रखते थे, और इसी वजह से वो निल रिटर्न जमा कराने पड़ते थे। और ये पिछले 1.5-2 साल में जो रिटर्न फाइलर्स बढ़े, उनमें ज्यादा तादाद उन निल रिटर्न फाइलर्स की है, क्योंकि उस वजह से उन्होंने रिटर्न फाइल किए कि वो उनकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे। तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं जिनके, जो अगर आप चेक करेंगे एफबीआर के पोर्टल पे, तो वो एनटीएन होगा उनके पास, उनकी थ्योरेटिकली रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर द रीजन कि उनकी इनकम भी नहीं है, एसेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट जस्ट फॉर द रीजन दे हैव द एनटीएन। एनटीएन होना इटसेल्फ एक कंडीशन बन जाता है फाइल द रिटर्न। सर मैंने यही, हमने अपनी प्रेजेंटेशंस में, आपने भी ये कहा, मैंने भी यही कहा था कि अगर आपके पास एनटीएन है तो फॉर द कन्वीनियंस यू फाइल योर रिटर्न, ताकि आपको आगे हैसल ना हो। तो वो तो नहीं कि जीरो रिटर्न आप फाइल कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करना बीइंग नॉन रेजिडेंट, ठीक है? बिल्कुल। एहसन इफ्तिखार साहब का एक जो नया ट्रेंड है इसके बारे में एक क्वेश्चन है कि क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्या टैक्सेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर? क्रिप्टो और ये देखिए, मेरा ख्याल है ये इट्स अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज पाकिस्तान में ये नहीं है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी नहीं है। एक्चुअली ये हमारी, अगर किसी पाकिस्तानी की कोई इनकम होती है तो ये इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज में भी नहीं आ सकता। इस वक्त ये बिल्कुल हैंगिंग इन है, और मैं ये समझता हूँ ये आपकी अदर इनकम में आएगी अंडर सेक्शन 39। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ इनकम होगा उसी पे आएगी, और मैं ये समझता हूँ इसके अलावा इसका अभी इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑल्दो आई हैव सजेस्टेड समथिंग फॉर द regime टू डिस्कस, and inshallah very soon from my firm's perspective, Amayat will come on this topic with a webinar. ये पूरी क्रिप्टो करेंसी पे आसिफ साहब के साथ या आएंगे इंशाल्लाह। अमायत अशफाक मेरे बेटे हैं, he is LLM in international taxation, so he will inshallah address this issue very soon. अक्षय कुमार साहब का क्वेश्चन है कि अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन होती है एफबीआर के अंदर तो उसको पिछले कितने सालों के रिटर्न फाइल करने होंगे? There is no hard and fast rule about this. I have seen people not filed any previous returns. आप आज रजिस्टर हो रहे हैं तो आज आपको करना है अक्षय। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी इम्बार्गो नहीं, अगर अनलेस के आपको 114 में और 116 में कमिश्नर के पास पावर है, वो आपको कहेगा आप रिटर्न फाइल करें। अगर वो आपको समझता है, फर्ज करें आप रेजिडेंट हैं और आपने फर्स्ट ईयर आपने अपना वेल्थ स्टेटमेंट काफी ठीक ठाक जमा किया, और उसके पास कहीं से कोई एविडेंस आ जाता है, and if he or she wants कि जी you file your previous year return, then they can enforce you. Otherwise, I don't think there is as such any legal requirement for this. जिया चौहान साहब पूछ रहे हैं कि अगर वो अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट करें और वो फिर उसका रिलेटिव दोबारा उसको गिफ्ट पैक कर दे, तो इस पे कोई टैक्स की इम्प्लीकेशंस होंगी? राउंड ट्रिपिंग की आपने बात की है, तो अब राउंड ट्रिपिंग की यही है ना कि जो अगर आप लीगल रेमिट में करते हैं और उसमें सर्टेन कंडीशंस आई हैं, आई थिंक आसिफ भाई माशाल्लाह फुल डिस्क्लोजर ऑफ इट, मगर फिर भी आसिफ भाई जरा इसको रिप्लाई कर देंगे प्लीज। जी,
इसमें अगर ये गिफ्ट पहले आपने किसी को दिया और दोबारा वो बंदा दोबारा ओरिजिनल गिफ्टर को गिफ्ट कर देता है, if it is a transaction between relatives, then there is no tax implication. उसमें मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा। वो एक इशू है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपने कि किया है, और ये इनको अभी दोबारा रिपीट कर दें आसिफ भाई, बट ये अगले साल से आएगा, इस साल तो नहीं आएगा। मैं कर देता हूँ कि जो गिफ्ट की ट्रांजैक्शन में एक्चुअली जो गिफ्टी के पास जो है ना वो मार्केट वैल्यू चली जाती है, जब चली जाती है तो फिर जाहिर सी बात है फिर दोबारा वो गिफ्ट करेगा तो ओरिजिनल गिफ्टर के पास दोबारा मजीद इनहांस वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्चुअली गिफ्ट होने पे तो कोई टैक्स नहीं है, मगर वैल्यू उसको मिलना इवेंचुअली जो ओरिजिनल गिफ्टर जब बेचेगा तो उसको वो वैल्यू इनहांस वैल्यू मिलेगी या उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मिलेगी, ये सवाल देखना पड़ेगा कि कितने ड्यूरेशन में ये सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं और ये सारी ट्रांजेक्शंस का मकसद जो है वो कोई टैक्स अवॉइडेंस था या कोई जेन्युइन या बोनाफाइड रीजंस थे। और दूसरा ये है कि अगर फर्ज करें आपने कोई, अगर आप उसको स्प्रिंग बोर्ड यूज करते हैं गिफ्ट को, सपोज करें इफ यू हैव गिफ्टेड टू, अब ये इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, आपने कर दिया जी कॉस्ट पे, पिछले 20 सालों की कॉस्ट पे, और मेरे पास मेरी बुक्स में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे आ गई, और अगर मैं बेचना चाहूँ कि जस्ट टू अवॉइड द कैपिटल गेन, नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल एंड द लॉ हैज प्लग्ड दिस एवेन्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स। तो वो अब आप भूल जाएं, आपको आपकी टैक्स सेविंग्स नहीं हो सकती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लेट्स टेक 3 to 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक, ज्यादातर वैसे अभी वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो ऊपर आंसर हो चुके हैं, तो उसको फिल्टर आउट कर लेंगे। देखिए एक टिपिकल प्रॉब्लम जनरली आई थिंक हमारे एक्सपेट्रिएट्स या ओवरसीज को फेस वही एफबीआर वैल्यू, और जो है वो मैंने मतलब आरडीए के हवाले से तो मैंने मेंशन किया, मगर बहुत सारी ऐसी अभी भी प्रॉपर्टीज हमारे ओवरसीज कोलीग्स ने ली भी होंगी जो कि एफबीआर वैल्यू पे ली भी होंगी और एक्चुअल वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, और जब वो बेचने जाएंगे तो अगेन उनको वो प्रॉब्लम आएगी कि जब बेचने जाएंगे तो जब एफबीआर वैल्यू से ऊपर जो पैसे मिलेंगे वो पाकिस्तान से बाहर लेके जाने अगर हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। तो अगर वो मजीद उसी एक्स्ट्रा पैसों से वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो ये तो साइकिल चलता रहेगा, मगर एडवाइजेबल यही है कि जितना कोशिश करें कि अपनी जो वैल्यू है अगर वो टैक्सेबल, अगर क्योंकि टैक्स रेट भी बहुत कम है, अगर आपको पैसे बाहर लेके जाने ज्यादा बेहतर है कि आप ट्रांजैक्शन जो हैं वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के करीब तर करें ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। अगर आपने एफबीआर वैल्यू पे की और ऊपर के पैसे अगर आपके पास आए तो वो अगर आपको पाकिस्तान से बाहर पैसे लेके जाने हैं वो एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। ये एक बड़ा, मैं अपने फ्रेंड से अक्सर मुझे सवाल आते हैं बाय लार्ज इस नेचर के आते हैं कि यार हम खरीदने जा रहे हैं ऊपर के पैसे मैं कच्चे में दूं, पक्के में दूं, पक्के में दूं, कच्चे में दूं, फिर बेचने जाते हैं फिर ये मसला आता है। कोशिश ये करें कि आगे जाके चूंकि अब एफबीआर वैल्यूज वैसे भी इंक्रीज होने जा रही हैं और फिर जो पैसे लेके जाना और लेके आना वो एक चैलेंज है, तो बेहतर है कि जो है अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा टैक्स कॉस्ट आती भी है, बस अब चैलेंज फिर ये आता है कि आप हायर वैल्यू पे ट्रांजेक्शन जब कर जाते हैं फिर जब आप बेचने जाते हैं और आपको खरीदार जो है वो ट्रांजेक्शन वैल्यू वाला कम मिलेगा, वो एक उसकी न्यूसेंस जरूर है। वो न्यूसेंस की एक अपनी कॉस्ट है एज अगेंस्ट कि आपको अगर पैसे बाहर लेके जाने हैं उसकी अपनी एक कॉस्ट है, तो वो दोनों चीजों को प्रॉस एंड कॉन्स हैं। मगर ये एक बड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है, इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। अब ये हर एक की अपनी पर्सनल उसकी डायनेमिक्स क्या है, वो पाकिस्तान में और कितनी पैसे रखना चाहता है, खरीदना चाहता है मजीद चीजें या लेके जाना चाह रहा है, वो केस टू केस उसका इंडिविजुअली आंसर आ सकता है। मगर मैंने आई थॉट दैट कि मैं दोनों चीजों के प्रोस एंड कॉन्स बता दूं। अच्छा आदित्य साहब, एक क्वेश्चन है जोएल कराची वाला साहब की तरफ से, मैं समझता हूँ फुरकान आंसर करें इसको। जोएल साहब वांटेड टू नो दैट प्रीवियसली there was a compulsion that you need to have a local mobile SIM to be active as a taxpayer. Is it still prevailing? because compliances आप देख रहे हैं तो आप
अच्छा, ये लोकल सिम की अभी भी रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो इसको बाईपास इस तरह कर सकते हैं कि वो यहाँ पे किसी अपने रिलेटिव का सेल नंबर दे दे, फिर उसके ऊपर पिन कोड वगैरह आता है, तो उसकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फिर बाद में 181 के फॉर्म में जाके उसकी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं सेल फोन नंबर की। Meaning that Zohair bhai ke Zohair bhai is very senior professional from Pakistan and Zohair bhai पहले तो किसी भी कदम का, बल्कि इनफैक्ट कभी कभी हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमारे नंबर ही दे देते हैं, and then when once we got them registered and make them filers or maybe registered and get their NTA number, we go to their profile and then change their number. So this is possible, and as such there is a rule, yes you are right, बट देयर इज अ बाईपास एज वेल, तो ये बाईपास है। और आखिरी अब दो क्वेश्चन ले लें। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि मलिक जैन सिकंदर पूछते हैं कि उनकी फॉरेन सोर्स सैलरी है लेकिन वो खुद रेजिडेंट पर्सन है, तो उनकी सैलरी जो आती है वो टैक्स डिडक्ट होके आती है, तो पाकिस्तान के अंदर जब उसकी टैक्स लायबिलिटी कंपेयर करेंगे तो क्या डिफरेंशियल हम पे करेंगे? यस, यू हैव टू पे, इट विल बी रिकरेक्टराइज्ड। This is my humble view and this is what we advise to the people. इसमें इसमें जो सैलरी के हवाले से एक अलग से भी एक लॉ है, सेक्शन 102, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि आपने अगर फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन टैक्स दिया हुआ है तो फिर वो इनकम ही एग्जेम्प्ट हो जाती है, वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट के मैकेनिज्म में नहीं आता। सैलरी के अलावा अगर कोई इनकम है जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को आती है, जैसे यूके के अंदर आती है कि अगर आपकी यूके की रेंटल इनकम आती है या इवन यूएई की आती है, जैसे हमारे पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो डेफिनेटली यूएई में तो चूंकि कोई टैक्स नहीं है, यूके में जो टैक्स है वो नेट इनकम पे है, उसकी मॉर्गेज की पेमेंट भी अलाउ हो जाती है, तो वहां पे यूके में रेंटल इनकम पे टैक्स बहुत कम पेबल आता है। मगर जब पाकिस्तान में बीइंग अ रेजिडेंट पर्सन वर्ल्ड इनकम टैक्स करते हैं तो फिर आपका रेंटल पाकिस्तान में जो है वो रेंटल इनकम अभी उन्होंने नेट इनकम किया मगर पहले ग्रॉस पे थी, तो डिफरेंशियल आता था। मगर सैलरी पे स्पेशल एक लॉ है सेक्शन 102 जहां पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपने फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन कंट्री में टैक्स दे दिया है तो इनकम ही एग्जेम्प्ट होगी, भले वहां पे उससे 5% पे दिया या 7% पे दिया, और यहाँ पे 20 है या 30 है, आपको डिफरेंस नहीं देना सैलरी के हवाले से। थैंक यू आसिफ साहब, थैंक यू अशफाक साहब फॉर प्रेजेंटेशंस एंड डिस्कशंस। हमारे कुछ सवाल रह गए हैं और चैट में भी काफी सवाल आए थे, तो लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम ये कर लेते हैं। काम कर लें, इसकी जो सवालात हैं ना आप वो ले लें और वो हमें काम करेंगे, ईमेल कर देंगे इनको रिस्पेक्टिव, या हम इसकी आज की कोशिश करेंगे कि वी विल मेक अ डॉक्यूमेंट एंड वी विल सर्कुलेट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप हमें अपना अपना ईमेल एड्रेस भेज दीजिए प्रेजेंटेशंस के साथ, इंशाल्लाह ताला हम आपको वो सारी चीजें भेज देंगे जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। इट माइट टेक सम टाइम बट द प्रेजेंटेशन विल बी डिलीवर्ड मे बी इन अ कपल ऑफ डेज। Inshallah, with these words, I am extremely grateful to you all for attending this webinar on behalf of Tola Associates, myself, my team, and even Asif Bhai. Asif Bhai का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा because he took out his time and he has given us wisdom in this specialized area. I think this जो है ना जो thought leadership process will continue. And hopefully we will join you with many more such webinars. With these words, I am extremely grateful to you all. Pakistan. Thank you everyone. Thank you.